नमस्कार, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 11 दिसंबर को मैं आपके सामने कक्षा 11वीं का एक टॉपिक लेके आया हूँ, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में हम पढ़ेंगे, वैसे ये जो टॉपिक है ये है ठोसों के यांत्रिक गुण। कक्षा 11वीं का ये गुरुत्वाकर्षण के बाद का अध्याय है, ठोसों के यांत्रिक गुण, अध्याय 10 है सर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें जो है जिस टॉपिक के बारे में इसमें बताया गया है वो है प्रत्यास्थता। इसका एक डेरिवेशन मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उसके पहले थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट है। प्रत्यास्थता का मतलब है इलास्टिसिटी। इलास्टिक आपने नाम सुना होगा, इलास्टिक जैसे कि रबर, स्प्रिंग, ये इलास्टिक कहलाते हैं। तो प्रत्यास्थता का मतलब वो उन वस्तुओं से है, प्रत्यास्थता वो गुण है उन वस्तुओं का कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि रबर या स्प्रिंग को हम लंबाई के अनुदिश खींचते हैं, या एक बॉल है, बॉल या बलून को हम दबाते हैं यानी उसके आयतन में परिवर्तन करते हैं, या कोई चीज है, एक कार्टून है, एक बॉक्स है कागज का, उसको हम उसके डायरेक्ट मतलब उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के परिवर्तन हुए, लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। तो इसका मतलब है कि जब हम ये 3 परिवर्तन करेंगे तो वस्तु इन परिवर्तनों का विरोध करती है। जैसे आप रबड़ को खींचते हैं तो हम देखते हैं कि रबड़ को खींचने पर रबड़ अपनी स्थिति पर वापस आने का प्रयास करती है। रबड़ ये प्रयास करती है कि उस स्थिति पर वापस आ जाए, अर्थात रबड़ को खींचे रहने पर हमको आभास होता है कि रबड़ फिर से अपनी जगह पर वापस आ रही है। या स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अंदर की ओर बल लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे जीत नहीं सकते हैं, हम उस बल से, वो लगाती तो है अंदर की ओर बल, हम चाहें तो उसको खींच कर तार बना दें। तो इसका मतलब है वो एक लिमिट तक ही विरोध करेगी, अर्थात प्रत्यास्थता का जो गुण है वो यही है, प्रत्यास्थता का गुण, कि जब किसी वस्तु की लंबाई, आयतन या और आकार में बाह्य बल द्वारा, अच्छा जो बाह्य बल लग रहा है इसको क्या बोलते हैं? विरूपक बल। ठीक है, कुछ जो शब्द हैं उनको मैं समझाते जाता हूँ। विरूपक बल यानी जिससे स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। ठीक है, अब स्प्रिंग जो एक लिमिट तक बल लगाती है, स्प्रिंग अपनी लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है, वो कारण क्या है? प्रत्यास्थता कारण है। ठीक है, अब स्प्रिंग अंदर की ओर जो एक विरोधी बल लगा रही है वो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि आप जो बल लगा रहे हैं विरूपक बल, उसका विरोध करेगा एक आंतरिक बल, और वो आंतरिक बल किसके कारण है? वो भी उसके पीछे भी कारण है। ये प्रत्यानयन बल स्प्रिंग खुद लगा रही है अपने आप को उस जगह पर वापस लाने के लिए, हमने उसको खींच दिया तो स्प्रिंग बल लगाएगी अपनी स्थिति पर वापस आने के लिए, वो किसके कारण? प्रत्यानयन बल के कारण। और प्रत्यानयन बल किसके कारण लगता है? देखिए, कोई भी पदार्थ, अब जैसे स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में प्रत्येक 2 अणुओं के बीच, कोई भी 2 अणुओं के बीच एक निश्चित दूरी होती है, और ये निश्चित जो डिस्टेंस है ये शायद 10⁻⁴ मीटर करीब होता है। ये जो निश्चित डिस्टेंस है 2 अणुओं के बीच में, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं साम्य दूरी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये साम्य दूरी कहलाती है 2 अणुओं के बीच, अर्थात वो उनकी मूल स्थिति है, आप उससे कम नहीं कर सकते ना ज्यादा कर सकते। अगर आप दबाएंगे स्प्रिंग को तो भी स्प्रिंग विरोध करती है। इसका मतलब कि ये जो अणु है ये विरोध कर रहे हैं। आप ये समझिए कि स्प्रिंग जो खींचने और दबाने पर विरोध कर रही है अपनी वास्तविक स्थिति में आ रही है। इसका मतलब ये अणुओं के बीच की जो ये साम्य दूरी है ना, ये
अपनी उस दूरी को बनाए रखने के लिए ही अगर आप दबाएंगे तो प्रतिक्रिया बल लगा यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, पास में आने का विरोध करते हैं, अर्थात ये इस दूरी से कम नहीं हो सकता और इस दूरी से ज्यादा भी नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिट है उसकी। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि ये जो बल प्रत्यानयन बल लगता है ये स्प्रिंग के द्वारा लगता है। इसी प्रत्यानयन बल के कारण क्या है, प्रत्यास्थता है। जो भी पदार्थ ये प्रत्यानयन बल लगा रहे हैं यानी विरूपक बल का विरोध कर रहे हैं वही है प्रत्यास्थ, वही वो प्रत्यास्थ वस्तु है। जैसे कौन कौन सी प्रत्यास्थ वस्तु हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल नॉलेज की बात है। प्रत्यास्थ वस्तुएं जैसे रबर, स्टील, सोना, चांदी, ठीक है, और क्वार्ट्ज, ये बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, सबसे प्रत्यास्थ होता है क्वार्ट्ज और इनवार। रबर सबसे कम, स्टील उससे ज्यादा, सोना उससे ज्यादा, चांदी उससे ज्यादा, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। ये ऐसा मैंने लिख दिया कि ये बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ जो होता है वो होता है क्वार्ट्ज और इनवार। क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, इसलिए आपने देखा होगा घड़ी के पुर्जे बनाने के लिए भी क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, ऐसा लिखा होता है क्वार्ट्ज, घड़ियों में लिखा रहता है। चांदी भी बहुत प्रत्यास्थ है क्वार्ट्ज के बाद। यही कारण है कि चांदी के बहुत पतले पतले वर्क बनाए जाते हैं। आभूषणों को बनाने के लिए चांदी जो है उसकी ज्वेलरी बहुत बारीक बारीक सी बनाई जा सकती है, और सोने की भी। ये प्रत्यास्थ है। देखिए, प्रत्यास्थता का मतलब ये नहीं है कि रबड़ को खींचने पर रबड़ बढ़ जा रही है, लोहा का तार और चांदी का तार तो इतना नहीं बढ़ता है। रबड़ में दिखती है प्रत्यास्थता आपको, लेकिन यहाँ प्रत्यास्थता किसकी अधिक है किसकी कम है, इसका पैमाना क्या है, इसका पैमाना है विरूपक बल। यानी जो ज्यादा से ज्यादा बाह्य बल को, विरूपक बल को सहन कर सकता है और उसका अस्तित्व खत्म ना हो, वही ज्यादा प्रत्यास्थ है। मेरी बात फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु की प्रत्यास्थता का पैमाना है विरूपक बल। अब विरूपक बल में ऐसा नहीं कि खींचना ही है या उसको दबाना ही विरूपक बल है, ताप भी है। चांदी को हम गर्म कर सकते हैं, सोने को गर्म करते हैं कितना भी, लेकिन उसका अस्तित्व खराब नहीं होता। आप रबड़ को गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक को गर्म करेंगे खराब हो जाएगा। यानी कि उसका अस्तित्व खत्म ना हो, वो ऐसा ही बना रहे, उपयोगी बना रहे, उसकी कीमत खराब ना हो, तो वो प्रत्यास्थ रहेगा। चांदी को कितना भी आप पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, पतली पन्नियां बनाई जा सकती हैं, जो मिठाई वगैरह के ऊपर वर्क लगाया जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत प्रत्यास्थ है, इसीलिए ही अधिक टेम्परेचर को, अधिक बल को बर्दाश्त कर सकती है और टूटती नहीं है। इसमें कौन सा गुण होता है चांदी में सबसे ज्यादा, तन्यता का गुण, टेंसिबिलिटी। टेंसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, तन्यता का गुण किसमें होता है, चांदी में बहुत ज्यादा तन्य होती है। तो प्रत्यास्थ भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ है। चांदी के बारे में एक और मैं बात बता रहा हूँ, चांदी एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा चालक होती है। यानी जो करंट जो फ्लो होता है अपने घरों में, जो वायरिंग होती है वो होती है एल्यूमिनियम और कॉपर की। तो ये इसलिए क्योंकि ये सस्ते होते हैं। लेकिन चांदी बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ है, पर उसका उपयोग चालक के रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी रहती है। तो कोई भी तार और चोर काट के ले जाएंगे कहीं से भी, इसीलिए इनको इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि महंगी होती है इसलिए। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। ठीक है, और प्रत्यास्थता क्या होती है, तो विरूपक बल जो है वो इस पर लगाया जाएगा इसकी लंबाई, आयतन, आकार में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, प्रत्यास्थता वो गुण है जिसके कारण ये विरूपक बल का विरोध करेगी। और प्रत्यास्थता किसके कारण है, प्रत्यानयन बल के कारण, क्योंकि प्रत्यानयन बल कौन लगाता है, ये स्प्रिंग या रबर खुद लगाएगी, विरोध करेगी विरूपक बल का। और प्रत्यानयन बल किसके कारण है, अणुओं के बीच जो साम्य दूरी है उस दूरी को बनाए रखने के लिए ये प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, तो जिन पदार्थों में ये ऐसा होता है कि अणुओं के बीच की साम्य दूरी बनाए रखते हैं वही प्रत्यास्थ है। तो ये है, इनका नाम याद रखें आप। ठीक है, अब ये जो विरूपक बल लगता है, ये इस स्प्रिंग को क्या हम खींच करके कितना भी लंबा नहीं कर सकते, तार बना सकते हैं हम। लेकिन स्प्रिंग में जो प्रत्यास्थता का गुण है, ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग में प्रत्यास्थता का जो गुण है वो एक निश्चित सीमा तक है। अब निश्चित सीमा किसकी, विरूपक बल की। विरूपक बल जब एक निश्चित सीमा तक लगाया जाए
तो ये एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करती हैं स्प्रिंग और रबर और प्रत्यास्थ वस्तुएं। अगर हम विरूपक बल उससे ज्यादा लगा दें, क्योंकि हम तो लगा सकते हैं, तो ये इसकी आकृति बिगड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, यानी कि ये परमानेंट विकृत हो जाएगी। ठीक है, जब हम विरूपक बल लगाते हैं जो अस्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन किसमें, लंबाई में, आयतन में और आकार में, इसको क्या बोलते हैं, विकृति। याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड है स्ट्रेन। जो अस्थायी परिवर्तन होता है लंबाई, आयतन, आकृति में, वो कहलाता है विकृति। ठीक है, और जो उसका विरोध करता है वो कहलाता है प्रतिबल। यानी प्रतिबल जो है, स्ट्रेस बोलते हैं इसको, प्रतिबल विकृति का विरोध करेगा। और विकृति क्यों होती है, विरूपक बल लगाने से। ठीक है, और प्रतिबल किसके कारण लगता है, प्रत्यानयन बल के कारण। प्रत्यानयन बल क्यों लगता है, क्योंकि कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु के जो दो अणु रहते हैं, उन दो अणुओं के बीच की साम्य दूरी होती है, निश्चित दूरी होती है। तो जब हम उसको खींचते हैं तो वो उस दूरी को बढ़ने का विरोध करता है, दोनों अणु, और जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो उस दूरी के कम होने का विरोध करेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन था वो मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं कि प्रत्यास्थ रबर स्टील से कम प्रत्यास्थ होता है या स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, ये प्रूव करना। मैंने अभी बताया ना कि रबर की लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है। जो ज्यादा से ज्यादा बाह्य बल को सहन कर ले और रबर और वो वस्तु टूटे भी ना, तो स्टील का तार ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। चलिए, तो एक मैं पहले ये बता देता हूं आपको कि इसमें जो प्रत्यास्थता है, थोड़ा क्या है, जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के ना, वो ऐसे ही अचानक नहीं बताए जा सकते हैं, पूरा एक सीक्वेंस रहता है उसका। तो ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो अभी हमने बताया ना कि प्रतिबल जो है, हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक का जो नियम है, वैज्ञानिक हुक ने बोला था कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा एक नियतांक जिसको बोलते हैं कैपिटल ई, और ये नियतांक है प्रत्यास्थता गुणांक, यानी E इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, है ना। और प्रतिबल, ये E क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रतिबल का यूनिट होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति विमाहीन राशि, क्योंकि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ये जो है दोनों एक जैसी राशियां तो कट गई। तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, जो कि दाब का होता है, वही है। ठीक है, अब ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक के 3 प्रकार है। पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। अब देखिए ये कैसे आए, तो प्रतिबल जो है वो 3 प्रकार का, विकृति भी 3 प्रकार की। तो चलो, मैंने बताया था ना कि एक सीक्वेंस होता है, ऐसे ही कोई भी चीज अचानक नहीं बताया जा सकता। प्रतिबल नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल जो है 3 प्रकार का होगा, विकृति भी 3 प्रकार की, क्योंकि 3 प्रकार की परिवर्तन होते हैं ना विरूपक बल लगाने पर, लंबाई में, आयतन में, आकार में। तो देखिए, लंबाई में जो विकृति होगी, पहले तो विकृति होती है, ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, और उसका विरोध करता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फिर जो आयतन में विकृति होती है, जैसे बलून की या बॉल के, ये होता है आयतन विकृति, उसका विरोध करता है अविलंब प्रतिबल।
इनको आप समझेंगे तभी आगे का डेरिवेशन समझ में आएगा। फिर तीसरी विकृति होती है आकार में, तो अपरूपण विकृति, और उसका विरोध करता है अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, अब देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार के हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, इसी प्रकार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, और दृढ़ता गुणांक ये कहलाता है अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का है। तो पहला वाला जो है कि जब किसी तार या किसी रबर की लंबाई में वृद्धि हो तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको पहले हम इसका सूत्र निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका सूत्र देखते हैं, इसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका सूत्र। तो यहाँ पे एक तार है, इसकी लंबाई L है, इसको लटकाए गए और अब इस पर एक भार लटकाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। भार mg लटकाया गया, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L थी, बाद में कितनी हो गई? स्मॉल l, लंबाई में वृद्धि। यहाँ लिख देते माना कि तार की त्रिज्या बराबर r, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा? अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब तार होता है बेलनाकार, तो तार को यहां से देखने पर ये वाला भाग आप देखोगे, जैसे ये पेन को देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है जैसे पेन है ही नहीं है, कुछ ये वृत्त जैसा दिख रहा है। तो अगर बेलनाकार है तो उसका ये वाला जो भाग है यहां से देखने पर ये कैसा है? वृत्ताकार, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक है, तो ये कैसा होगा? वृत्ताकार। तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L, लटकाया गया भार, लटकाया गया भार F बराबर mg, और तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल पहले लिखो। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी F अपॉन A, और तो F मतलब mg और A यानी पाई आर स्क्वायर। अनुदैर्ध्य विकृति ये होती लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी F अपॉन A और अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। F यानी कि F अपॉन F इंटू L। देखो कैपिटल L ऊपर चला जाएगा, स्मॉल a नीचे आएगा, वो A नीचे आएगा, और A इंटू स्मॉल l। तो कितना हो जाएगा? mg l और A का पाई आर स्क्वायर L। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आ गया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल F बटे A होता है, F यानी mg, A यानी पाई आर स्क्वायर, और अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पे रख दिया, A बटे में आएगा और L ऊपर जाएगा, तो F इंटू L बटे A इंटू स्मॉल l। तो ये मान रख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखें,
क्योंकि अगला जो व्यंजक है वो इसी के आधार पर हमको समझना है। तो अब जो व्यंजक है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक साइड रबर का तार, स्टील का तार लटकाएंगे, दोनों की लंबाई वृद्धि सेम है, लंबाई सेम है। और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दोनों में लंबाई एक जैसी हो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक जैसा हो, भार भी एक जैसा लटकाया जाए, तो जो लंबाई में वृद्धि है वो अलग मिलेगी, उसी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए ये जो फॉर्मूला है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर, इसमें कितनी चीज है? पहली चीज है भार, दूसरा l, तीसरा पाई आर स्क्वायर, चौथा है। तीन चीजें आपको एक जैसी दी गई हैं दोनों में, और एक चीज अलग प्राप्त होगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला याद रखना है। माना कि दोनों तारों, कौन कौन सी तार है? स्टील, ये रबर का तार है, नहीं स्टील का तार, और ये रबर का तार। माना कि दोनों तारों की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल है, दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, दोनों पर लटकाया गया भार F इज इक्वल टू एम जी। ये देखो तीन चीजें सेम है, चौथी चीज जो है वो है लंबाई वृद्धि। स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि, एल एस रबर के तार की लंबाई में वृद्धि, एल आर। तो यहां लिखते हैं यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS हो तो YS इज इक्वल टू वही फॉर्मूला MGL, ये तो सेम है, पाई आर स्क्वायर ये भी सेम है, ये अलग है LS, इक्वेशन 1। अब लिखते हैं यदि रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक YR हो तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, YR इक्वल टू MGL अपॉन पाई आर स्क्वायर L R, समीकरण 2। तो समीकरण 1/2 से YS अपॉन YR MGL बटे पाई आर स्क्वायर LS एंड MGL बटे पाई आर स्क्वायर LR। समझ में आया? 1/2 करना है। MGL कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1/LS 1/LR, इसको ऊपर लेके जाओ, LR ऊपर जाएगा और LS नीचे आएगा, तो LR अपॉन LS। अब आप देख सकते हैं चित्र में आपको दिख रहा है, चूंकि LR इज ग्रेटर देन LS, इसलिए YS इज ग्रेटर देन YR। LR का मतलब क्या है? रबर की लंबाई वृद्धि, ये LR है। कॉमन सेंस की बात है, एक जैसा भार लटकाएंगे तो रबर की लंबाई वृद्धि ज्यादा होगी ना, तो ये ज्यादा है और ये कम है।
एल आर बड़ा है यानी कि ज्यादा मान है, और ये बराबर किसके, वाई एस के। वाई एस क्या है, स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो ये प्रूव हो गया ना कि रबर की लंबाई वृद्धि ज्यादा है और ये बड़ी राशि यानी ज्यादा वाली राशि बराबर है किसके, वाई एस के। इसके कारण वाई एस भी बड़ा हो गया किससे, वाई आर से। तो सिद्ध हो गया कि रबर का स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है रबर की तुलना में। यही सिद्ध करना था। तो इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके और भी जो वीडियो है मैं अगले वीडियो बनाकर उसमें भेजूंगा। कोई भी आपके कमेंट्स हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू।